भारतीय रुपए ने आज जो है 96 का स्तर टच किया है। डॉलर के संदर्भ में 96 का रुपया हो गया है। ऐतिहासिक लोज पे भारतीय जो है रुपया बंद हुआ है। हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। क्या दुनिया की ज्यादातर करेंसीज इसी तरह से घट रही हैं या क्या भारतीय रुपया जो है वो कुछ ज्यादा ही घट रहा है। किस तरह से हमारे पड़ोसी मुल्कों के साथ हमारी जो है मतलब यूं कह सकते हैं डॉलर रुपये के संदर्भ में, डॉलर के संदर्भ में उन देशों की क्या स्थिति है, चाहे उसमें पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, चाइना हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, उन सभी की स्थिति क्या बन रही है। क्या वहां पे भी इसी तरह गिरावट हो रही है, और अगर हो रही है या नहीं हो रही है तो उसका मेन कारण क्या है कि भारतीय रुपया इतना ज्यादा कमजोर हो रहा है और इसके आने वाले वक्त में क्या असर और देखने को मिलेगा। चूंकि बाजार हो या फिर आपकी जिंदगी हो, ये सब कुछ इससे जुड़ी हुई है। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि इसमें मैं बहुत सारी जानकारी आपके साथ साझा करूंगा। नमस्कार, मेरा नाम है अतुल वर्मा। अगर हम बात करें तो आज जैसे कि 96 के ऊपर बाजार में आज पहली बार रुपए ने देखा है। ये नया लाइफ हाई है, इसका 96-10 के आसपास का नया लाइफ हाई रुपए ने बनाया है। अगर हम यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि थोड़ा सा समझने की कोशिश करें अगर आप, तो रुपया ने सिर्फ 96 का हाई बनाना बड़ा बात नहीं है। बड़ा बात यह है कि अगर हम थोड़ा सा इसको देखें कि आज रुपए में सिर्फ आज की बात नहीं है। अगर आप एक साल का समय उठाइए, पिछले एक साल में, ज्यादा दिन की बात नहीं कर रहा हूं, पिछले एक साल में रुपया करीब करीब जो है 12% से डाउन हुआ है। जहां पर एक साल पहले करीब 84-85 रुपए का भाव था और आज करीब 95 रुपए का भाव है। तो करीब करीब जो है एक साल में 12% से ज्यादा का डिफरेंस देखने को मिला है। ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में अगर आप बात करें, यानी ऑस्ट्रेलियन डॉलर के संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर के संदर्भ में हम 25% कमजोर हुए हैं। तो डॉलर के संदर्भ में हम 12-13% कमजोर हुए हैं, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलियन डॉलर के संदर्भ में देखेंगे तो हम ज्यादा ही कमजोर हुए हैं। और इवन अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी इसमें 2025 के बाद पहले डॉलर के संदर्भ में, ऑस्ट्रेलियन डॉलर के संदर्भ में 2025 के पहले हम इतना कमजोर नहीं थे, लेकिन 2025 के बाद जनवरी 2025 के बाद से पिछले एक साल में बहुत ज्यादा ही कमजोरी हमने देखी है। खैर, और करेंसीज की तुलना करें तो यूरो के तुलना में भी करीब हम 16% कमजोर हुए हैं। यूरोपियन यूनियन की जो करेंसी है, कंबाइंड करेंसी यूरोपियन यूनियन की यूरो है, और उसके तुलना में भी हम तकरीबन 16 या बोल सकते हैं 17% डाउन हुए हैं। 17% एक बड़ा नंबर है। अब यहां पर आता है हमारा पड़ोसी राज्य जो है चाइना। चाइना आपको मालूम होना चाहिए, और चाइना बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट रखता है। क्यों? क्योंकि चाइना एक दुनिया में, चीन जो है इस समय दुनिया की टोटल जो उत्पादन होता है उसका 30% यानी प्रोडक्शन जो है वो अकेले चाइना करता है। अब इसका मतलब क्या है? जब प्रोडक्शन चूंकि चाइना बहुत ज्यादा करता है, मैन्युफैक्चरिंग उसके यहाँ बहुत ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, उत्पादन उसके यहाँ बहुत ज्यादा है, तो जब उत्पादन ज्यादा करेगा तो जाहिर सी बात है उसको बेचना पड़ेगा। उसके लिए उसको बाजार की जरूरत है। उसका बाजार कौन है? उसका बाजार पूरी दुनिया है। तो वो पूरी दुनिया में अपना माल बेचता है। ऐसे में वो एक्सपोर्टर है, यानी वो ज्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट करता है। एक्सपोर्ट जब कोई भी नेशन एक्सपोर्ट करता है, एक्सपोर्टर कोई भी होता है, तो वो चाहता है कि उसकी करेंसी जो है, यूं कहिए कि उसकी करेंसी जो है कमजोर बनी रहे, यानी वो करेंसी बहुत मजबूत होता हुआ नहीं देखना चाहता। वो कमजोर करेंसी पसंद करता है। आपको मालूम होगा चीन के ऊपर हमेशा से यह आरोप लगता है कि वो अपनी मुद्रा को जानबूझकर कमजोर बनाता है, यानी जानबूझकर वो उसको कमजोर करता है ताकि जो उसके उत्पाद हैं दुनिया भर में के बाजारों में वो सस्ते हो जाएं। क्योंकि जाहिर सी बात है जब आपका जो आपकी करेंसी कमजोर होगी तो आप जब उसको बाहर भेजेंगे तो वो डॉलर टर्म में जाएगी, वहां पे वो सस्ती पड़ेगी और वो ज्यादा बिकेगी। यानी वैश्विक स्तर पर चीन का उत्पाद ज्यादा सस्ता हो, इसके लिए चीन की सरकार के ऊपर यह हमेशा से आरोप रहा है कि वो अपने करेंसी को जानबूझ करके डाउन करते हैं या उसकी वैल्यू को डॉलर के संदर्भ में कमजोर करते हैं। अब उस करेंसी के अगेंस्ट में भी हम पिछले एक साल में 19% डाउन हुए हैं। ये महत्वपूर्ण बात इसलिए है क्योंकि गिरती हुई करेंसी, ऐसा देश जो चाहता है उसकी करेंसी नीचे जाए, उसकी तुलना में भी हम और नीचे गए हैं, और वो भी थोड़ा नहीं, 19% नीचे गए हैं। यानी कि एक बीमार व्यक्ति जो कि चाहता है कि उसका वेट लॉस होता चला जाए, वो वेट लॉस करना चाहता है, उसके तुलना में हमारा वेट लॉस और भी ज्यादा हुआ है। तो बात उठती है कि कहीं हम कुछ बीमारी का सिग्नल देख रहे हैं, कहीं कुछ तो प्रॉब्लम है वाली कहानी अब हमारे मुद्रा में दिखाई पड़ रही है। डॉलर के संदर्भ में आप बाकी जगहों से कमजोर हो वो समझ आता है, लेकिन चाइना से कमजोर होना
नहीं समझ में आता है, क्योंकि वो मतलब जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि वो उनके लिए वो सही है और वो चाहते हैं कि कमजोर हो, और फिर भी हम उनकी उसकी तुलना में भी और कमजोर हो रहे हैं। ये अपने आप में शॉकिंग है। तो दो बड़ी चीजें अभी तक हमको समझ आती हैं, एक तो ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में ज्यादा कमजोरी हुई है, वो समझेंगे, लेकिन चीन की तुलना में भी कमजोरी है, और कमजोरी जो है सभी मुद्राओं की तुलना में है। हमने जैसे बात करी कि अपने पड़ोसी मुल्कों को अगर आप देखें तो अब यहां से थोड़ा ज्यादा दुख होता है। दुख इसलिए होता है कि ये एक ऐसा देश है जो हमारा पड़ोसी भी है, और हम जनरली इसको एज ए अच्छा देश ट्रीट नहीं करते। ये एक ऐसा देश है जो हमेशा से गरीब रहा है, हमेशा से दान मांगता रहता है WTO से। आपको पिछले सालों की स्थिति मालूम होगी कि जब पाकिस्तान लगातार कोशिश में था कि IMF या वर्ल्ड बैंक, इवन अमेरिका उसको दान दे, उससे उसकी जिंदगी चले, उसकी GDP बहुत छोटी है, लेकिन फिर भी इतना सब होने के बावजूद भी अब यहां पर एक बात और भी समझने की है कि ऐसा नहीं है कि क्रूड केवल भारत के लिए महंगा हुआ, ऐसा भी नहीं है कि भारत अकेला है जो क्रूड का इंपोर्टर है। चीन भी इंपोर्ट करता है क्रूड को, इवन हमारा ये बगल वाला पाकिस्तान भी करता है, और बहुत सारे देश हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं, इनके पास खुद का नहीं है। इवन ऑस्ट्रेलिया भी काफी ज्यादा एक्सपोर्ट पर भी वो डिपेंड रहता है, तो उसके पास भी सारा का सारा प्रोडक्शन उसका खुद का नहीं है। तो जो क्रूड वाला मामला है कि क्रूड तो भैया सबके पास वही कहानी है कि सब लोग मंगाते हैं, हम भी मंगाते हैं। तो क्रूड अकेला कारण नहीं हो सकता है कि एक साल से घटे। अच्छा, एक साल में क्रूड भी बहुत ज्यादा सस्ता नहीं हो गया, महंगा नहीं हो गया। क्रूड अभी पिछले 3-4 महीने में बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा कर दिया, लेकिन उसके पहले तो क्रूड एक बड़ा प्रॉब्लम नहीं था, तब भी हम कमजोर हो रहे थे। पाकिस्तान की स्थिति तो बहुत ही खराब थी, साल भर पहले भी खराब थी, आज भी खराब है, लेकिन आज अगर देखें उसकी तुलना में हम 13% पाकिस्तानी रुपए के तुलना में भी कमजोर हुए हैं। यानी अगर पाकिस्तानी रुपए और डॉलर को देखा जाए तो वो एक दूसरे से पैक्ड स्थिति में है। पिछले एक साल से जितना डॉलर ऊपर गया है उतना ही पाकिस्तानी करेंसी भी ऊपर चली गई, यानी पाकिस्तान का रुपया भी ऊपर गया। लेकिन हम चूंकि डॉलर से भी 12% टूट गए तो पाकिस्तान वाले से भी 13% डाउन चले गए। ये थोड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप डॉलर वाला देखोगे तो आप अमेरिकन डॉलर के संदर्भ में, आपको यहां दिख रहा होगा, अमेरिकन डॉलर के संदर्भ में हम 12% टूटे, और वहीं पर पाकिस्तान की करेंसी के संदर्भ में जो कि रुपया है, तो पाकिस्तानी रुपए के संदर्भ में हम यहाँ पे तकरीबन 13% टूटे। इसका मतलब हुआ कि डॉलर और पाकिस्तानी रुपया एक साथ में चला है पिछले कुछ सालों के दौरान, यद्यपि कोई सीधा पैक नहीं है। अब अगर आप कैरेबियन देशों की बात करें, वेस्ट इंडीज वाली देश अगर आपको पता हो, जमैका, जो भी आप वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम आती है, त्रिनिदाद टोबैगो, जमैका और वो सारे के सारे एरिया जो लगभग फुल्ली या हाफ बेस पर, यानी एक परसेंटेज टर्म में डॉलर के साथ पैक्ड है उनकी करेंसी, उन सभी की तुलना में हम कमजोर हो गए। ऐसा नहीं है कि उनकी इकोनॉमी बहुत बूम कर रही है, छोटे छोटे देश हैं, लेकिन उनकी तुलना में चूंकि डॉलर संदर्भ में हम जुड़े हुए हैं और उनकी करेंसी डॉलर से पैक्ड है। दुनिया में बहुत सारी करेंसीज ऐसी हैं जो डॉलर के साथ सीधे पैक्ड होती हैं, यानी डॉलर जितना बढ़ेगा उतना उनकी करेंसी बढ़ेगी और जितना डॉलर घटेगा उतना उनकी करेंसी घटेगी। ऐसे देशों की तुलना में बहुत सारे देश हैं और उनकी तुलना में भी हम यानी फिर कमजोर हो गए। अब अगर बगल में एक और छोटा सा देश है, बहुत अशांति रही है पिछले 1-1.25 साल, बुरी तरह से इनकी देश प्रभावित रहा है, बहुत ज्यादा गृह युद्ध हुआ है, सत्ता परिवर्तन हुआ, सब कुछ होने के बाद इवन टैरिफ वाला मुद्दा भी रहा है। हम सिर्फ ये भी कह के बच नहीं सकते कि भाई टैरिफ लगा दिया अमेरिका ने टैरिफ जो है सभी देशों के ऊपर लगाया। अमेरिका ने टैरिफ सिर्फ एक देश के ऊपर तो लगाया नहीं कि वो केवल इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा दिया और भारत का जो कॉटन इंडस्ट्री है वो खराब हो गई। ऐसा तो सिर्फ एक ही देश के ऊपर तो नहीं हुआ, टैरिफ तो अमेरिका ने बहुत सारे देशों पे लगाया, उसमें बांग्लादेश भी सम्मिलित है। अब अगर आप बांग्लादेश की बात करें तो जाहिर सी बात है, जो टेक्सटाइल के ऊपर टैरिफ लगा, भारत के ऊपर टैरिफ लगा, टेक्सटाइल के ऊपर लगा, हमारा जो कपड़ा उद्योग है वो प्रभावित रहा है। उसी तरह से अगर आप बात करें तो इनका भी तो कपड़ा उद्योग प्रभावित रहा है। इनके यहाँ तो गृह युद्ध की स्थिति रही है, बाकी चीजें नहीं, इसके बावजूद भी अशांति रही है, प्रॉब्लम्स रही है। भारत से पेट्रोल खरीदने की डिमांड करी, फर्टिलाइजर मांगा, हमसे पैसे भी मांगे और भारत ने पैसे दिए भी, फर्टिलाइजर भी दिया। जितनी भी डिमांड बांग्लादेश ने करी थी उसको भारत ने दिया है। भले ही हमारे उनके बीच में पिछले कुछ समय में संबंध थोड़े बिगड़े हों, लेकिन इसके बावजूद भी हमने उनकी पूरी मदद करी है। इन सब होने के बावजूद भी वही कहानी है पाकिस्तान वाली कि यहां पर भी हम 12%
इनकी भी करेंसी से कमजोर हो गए। ये जो 12% की वृद्धि आपको हर जगह दिख रही है, कोई 12% बढ़ा हुआ दिख रहा है, कोई 13% बढ़ा हुआ दिख रहा है, कोई 15% बढ़ा हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा पहली करेंसी जो है एक सर्टेन देश की है, जैसे यहाँ पे टका है, और दूसरी करेंसी हमारी रुपए के साथ हमने उसका तुलनात्मक अध्ययन किया है, और नीचे यानी डिमांड मतलब जब भाग कर रहे हैं उसमें हमने रुपए को रखा है। तो जाहिर सी बात है अगर वृद्धि हो रही है तो ये हमारे लिए बुरी बात है, अगर गिरावट हो रही है तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। अब अगर क्या कोई और करेंसी है जिसकी तुलना में हम थोड़े अच्छी हालात में हैं, तो वो जापान है। जापान की करेंसी की अगर हम बात करें और पिछले एक साल को देखें तो जापानीज करेंसी यद्यपि हमारी तुलना में वो भी थोड़ा सा मजबूत तो हुई है, लेकिन वो केवल और केवल 3.5% या आप उसको कहो चलो 3% वो मजबूत हुई है। तो जापान की तुलना में एक साल में अगर देखें तो एक साल में जापान की तुलना में हम सिर्फ 3%, जापान हमारी करेंसी की तुलना में सिर्फ 3% मजबूत हुआ है। आपको ये पता होगा कि जापान में ऐसा क्यों हुआ, नहीं पता है, अगर आप रेगुलर वीडियोस देखते हैं तो ये बात जानकारी होगी आपको कि जापान पिछले 2500 साल से वहां पर 1990 के बाद से वहां पर ब्याज दरें जीरो के आसपास ट्रेड हो रही थी, या जीरो ही थी, अप्रॉक्स जीरो ही रहती है। लेकिन अब धीरे धीरे करके उन्होंने अपना क्या किया है, ब्याज दरों को बढ़ाया है, और उनका मानना यह है कि वो 1 से लेकर के 1.5 की रेंज में अपने ब्याज दरों को लेकर के जाएंगे, यानी उनके यहां ब्याज दरों में वृद्धि हो रही है। अब जब ब्याज दरों में वृद्धि हो रही है तो उनकी जो करेंसी है उसके नाते उनकी करेंसी वीक हो रही है। उसके कारण चूंकि उनकी करेंसी वीक हुई है, उसके कारण जापान जो है, जापान की जो करेंसी है हमारी तुलना में बराबर दिख रही है या थोड़ी ही मजबूत दिख रही है। 3% तो फिर भी वो भी बढ़ी है। यहां पर एक बड़ा कारण है कि जापान अपनी करेंसी को खुद इस टाइम में वीक कर रहा है। उसके पीछे उसका ब्याज दरों का कहानी है, जो कि ब्याज दर 0 से लेकर के अब 1.5 पे जाने की कोशिश में लगे पड़े हैं। और ये भी आपको मालूम होगा कि जब भी जापान अपनी ब्याज दरें बढ़ा रहा है तब भी भारतीय बाजारों में गिरावट होती है, क्योंकि भारत में जापान का काफी इन्वेस्टमेंट है, और जब जापान का में ब्याज दर बढ़ती है तो भारतीय इन्वेस्टमेंट यानी जो पैसा इंडिया में लगा हुआ है जापान का, वो पैसा इंडिया से वापस निकल के जापान की तरफ जाता है, और जब वो जापान की तरफ जाएगा तो भारत से वो मुद्रा निकलती है और उनके देश में पहुंचती है। तो थोड़ा सा वो उनकी करेंसी के ऊपर ये कहानी चल रही है। खैर, तो जापान को अगर हम छोड़ दें तो सबके तुलना में हम गिरे। अब अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, मैंने कहा कि अगर ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसका 5 साल का चार्ट मैं आपके सामने रख रहा हूं। चार्ट को अगर आप मैं थोड़ा बड़ा कर रहा हूं और ऑस्ट्रेलियन डॉलर के संदर्भ में रुपए को, अगर आप ये पीरियड देखो 2022 से लेके ये 2025 तक, इस पीरियड में अगर आप देखोगे तो इसमें कोई सर्टेन उछाल नहीं है, एक फ्लैट स्ट्रक्चर है जहां पर रुपया और ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है वो करीब करीब जो है 55 से लेकर के आप कह सकते हो 56-57 रुपए, और नीचे की साइड में कोई 52-53 के आसपास का भाव था। और 52 से लेके 56 के बीच में 2021 से लेके 2025 तक ये जो है हम ऑस्ट्रेलिया के साथ पैक्ड स्थिति में थे, कहीं खासा मूवमेंट नहीं होता था। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये हुआ कि 2025 के बाद अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे, तो 2025 के बाद 2025, अब ये है 2025 का पीरियड है। अगर हम 2025 के पीरियड को मैं जूम कर रहा हूं और यहां पर अगर आप देखो तो यहां से लेकर के ये एक स्पाइरल मूव है, यानी सॉरी यहां पर एक पैराबोलिक मूव है, और ये जो पैराबोलिक मूव है इसमें कहीं 56 का करेंसी जो है आज करीब 70 के आसपास पहुंच गया है। करंटली 68-69 का भाव चल रहा है। आप 70 पकड़ लो, 69 पकड़ लो, 69-70 के भाव पे हम पहुंच गए, और जो 56 से ब्रेकआउट हुआ एक साल में, वहां पर हमने जबरदस्त मंदी देखी है अपनी करेंसी की तुलना में ऑस्ट्रेलिया के साथ। ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी बहुत बूम कर रही है, बिल्कुल नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया जो है, यद्यपि डॉलर के संदर्भ में ऑस्ट्रेलियन मुद्रा काफी हद तक पैक्ड होती है, लेकिन उसके अपेक्षा फिर भी हमने ज्यादा कमजोरी देख ली है ऑस्ट्रेलियन करेंसी के। ऑस्ट्रेलिया से हम बहुत बड़े ट्रेडर ऑस्ट्रेलिया के साथ हैं, तो बहुत सारी जगहों पर हमारी उनके साथ अच्छी कॉम्बिनेशंस बनी हुई हैं। इसके बावजूद भी ट्रेड को लेकर के भी अगर आप बात करें तो भारत जो ऑस्ट्रेलिया का ट्रेड है वो विगत कुछ समय में बढ़ा है। उसके पीछे भी यही लॉजिक है कि भाई हमारा करेंसी सस्ता हो गया तो वहां इंपोर्टर जो है, ऑस्ट्रेलिया का जो इंपोर्टर है वो हमसे मंगा रहा है सामान, लेकिन हम जबकि कोल हम खरीदते भी हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं। बट अल्टीमेटली अगर आप देखो तो पिछले एक साल के अंदर ऑस्ट्रेलियन डॉलर के संदर्भ में हमारी कमजोरी जो है वो काफी ज्यादा बढ़ी है। तो एक कई सारे फिनोमिना अगर आपको एक जगह पे रख लो, जैसे कि सभी देशों के लिए क्रूड का दाम बढ़ा है, बिल्कुल सभी देशों के लिए क्रूड का दाम बढ़ा है। डॉलर 12% से अगर हमारे लिए मजबूत हुआ है तो सबके लिए हो गया, तो जिनकी भी करेंसी पैक्ड है उनके लिए भी है।
अगर आप टैरिफ की बात करें तो टैरिफ सभी देशों के ऊपर रहा है, ऐसा अकेले हम नहीं है। तो क्रूड हो गया, टैरिफ हो गया, बाकी सारे फिनोमिना हो गए, सब कुछ के बावजूद भी हम ज्यादा घटे हैं। इस यथार्थ को स्वीकार करना पड़ेगा और यही यथार्थ है कि हमारी करेंसी ज्यादा कमजोर हुई है। अब क्यों, कारण क्या है, क्या कमजोरी के कारण है? देखिए, कमजोरी के कारण तो वही घिसे पीटे ही हैं, उसमें कुछ आप कर नहीं सकते कि आप कुछ नए कारण क्रिएट कर लोगे। लेकिन जो भी कमजोरी है वो सिर्फ घिसे पीटे कारणों के नाते नहीं है, बहुत सारे कारण उसके बने हुए हैं। अगर आप 2025 2022 से भी देखोगे, 2021 से देखोगे, डॉलर टर्म में एक बार वापस से ये देखना बनता है। हमने हर जगह एक साल देखा, लेकिन अगर आप 2021 से देख रहे हो तो अभी हम 30% डाउन है। यानी 2021 के बाद से हमारी करेंसी लगातार ज्यादा तेजी के साथ कमजोर हो रही है। 2014 के समय से अगर हम अब तक की बात करें तो करीब करीब 50% हमारी करेंसी कमजोर हुई है 2014 के आसपास से, 2014-15 के आसपास से। तो उस पीरियड में कम था, लेकिन पिछले 5 सालों के पीरियड में अगर हम बात कर रहे हैं, यहां पर इवन पिछले 4 सालों में हमारी करेंसी करीब 32% जो है डॉलर के संदर्भ में कमजोर हो गई है 4 साल के अंदर। और पिछले जो 10-12 साल थे वहां पर हमने 12 साल पकड़ लो आप, 12 साल, तो इस 12 साल के दौरान 50% कमजोर हुई थी। तो यानी पिछले 4-5 सालों में हैवी कमजोरी देखने को मिल रही है। एक बड़ा कारण FII है, उसका कोई डाउट नहीं है, ये एक बड़ा कारण है, वो हमारे देश से निकल रहे हैं, उसका असर है। दूसरा बड़ा कारण टैक्स है, टैक्स हमने बढ़ाए हैं और FII बाहर जा रहा है। टैक्स हमने बढ़ाए हैं, हमारी जो घर की प्रोडक्शन है यानी GDP है, वो आपको डाटा में तो अच्छी दिखती है, महंगाई हमारी कम दिखती है, लेकिन वो यथार्थ नहीं है, ये बहुत लोग मानते हैं। और हमारी जो खुद की कंजम्पशन रही है 2021 के बाद से, अगर आप बात करें भारत की नेस्ले हो, भारत की कंज्यूमर गुड्स की कोई भी कंपनी उठा के आप देख लीजिए, सबने ये बात कही है कि भारत का जो मिडिल क्लास है वो कमजोर हो रहा है, वो छोटा हो जा रहा है, वो कम हो रहा है। यानी मिडिल क्लास जो है भारत का सिंक कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बाइंग पावर है मिडिल क्लास की वो घट रही है। तो बाइंग पावर अगर घटेगी तो मिडिल क्लास सिंक करेगा, मिडिल क्लास सिंक करेगा तो क्या होगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो बहुत सारी कंपनियों के लिए वो मार्जिन का जो प्रॉब्लम है, कंपनियां जो प्रोड्यूस करती हैं वो उन्होंने थिन किया है, मजबूर हुई हैं, चूंकि उसके ऊपर भी असर आया है, जिसका सीधा संबंध डॉलर पर आएगा। क्योंकि अगर भारत में बिजनेस नहीं बनेगा तो वही नेस्ले भारत की जगह विदेश में काम करना कोशिश करेगी और ऐसे में वो पैसा भारत से बाहर निकल के जाएगा। तो वो भी एक बड़ा प्रॉब्लम आया है। बहुत सारी बिजनेसेस जो हैं इस पीरियड में भारत से बाहर गई हैं। और टैक्स बढ़ाने के बाद अगर आप देखें तो टैक्स घटाया भी गया है, कारपोरेट टैक्स घटा था, कारपोरेट टैक्स इस समय जो है घटाया गया था। तो कारपोरेट टैक्स जब घटाया गया था तो माना यह गया था कि बहुत सारे कारपोरेट टैक्स आई थिंक 2019 में घटाया गया था। 2019 के बाद जब माना यह गया था कि बहुत सारा पैसा आएगा, बहुत सारा कैपेक्स होगा, और कारपोरेट टैक्स इसीलिए घटाया गया था ताकि जो है कैपेक्स आए, लेकिन कैपेक्स नहीं आया, कैपेक्स हुआ ही नहीं, यानी कंपनियां भारत में पैसा नहीं डाली। जो टैक्स बेनिफिट कारपोरेट को मिला वो पैसा भारत से बाहर की तरफ गया, वो विदेश गया है, और उसके नाते भी जो है डॉलर के ऊपर दबाव आया है। तो बहुत सारी दुनिया भर की चीजें स्टैटिकल होने के बावजूद भी FII का बाहर जाना, टैक्स का बढ़ना, कारपोरेट का भारत में कैपेक्स नहीं करना, भारत की जो मिडिल क्लास है उसका सिंक हो जाना। भारत में मिडिल क्लास के सिंक होने के पीछे भी कारण है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज कम हुई हैं। भारत की जो पर कैपिटा इनकम है उसमें कोई खासा वृद्धि नहीं देखने को मिली है पिछले 4-5 सालों के अंदर। जो हमारी एवरेज इनकम है, एवरेज सैलरीड इनकम है, वो 15,000 के इर्द गिर्द घूम रही है, जो कि काफी कम है। इन सभी बिंदुओं पे मैं किसी और दिन डिटेल चर्चा करेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में सारी बात नहीं कर सकते, लेकिन ये बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिसका असर आपको देखने को मिला है। और इन सभी असरों का असर ये हुआ है कि भारतीय रुपया दुनिया के करेंसियों में एक सबसे बड़ी गिरावट वाली करेंसियों में से एक बनी है, और कुछ करेंसियों की तुलना में हम काफी ज्यादा गिरे हैं। और अपने पड़ोसी देशों की तुलना में हम, जो कि गरीब देश हैं, जो कि कमजोर देश हैं, जिनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, उनकी तुलना में भी हम काफी गिरे हैं, जो कि थोड़ी स्थिति अच्छी नहीं दिखाई पड़ती है। उम्मीद यह है कि आने वाले वक्त में जिस तरह से सरकार फोकस कर रही है वो मजबूत ला पाएगी, करेंसी को मजबूत बना पाएगी, और हम 100 का आंकड़ा इतनी जल्दी तो टच ना करें। उम्मीद हमें यही है कि हम फिर से नीचे की तरफ बढ़ें और बाजार भी उसके नाते बेहतर होंगे और इकोनॉमी भी बेहतर होगी। लेकिन डे बाय डे पिछले कुछ दिनों से तो हम लगातार गिरावट ही देख रहे हैं, तो इसके बारे में जरूर, जाहिर सी बात है, आपको
थोड़ा सोचना चाहिए। और इसका असर आम पब्लिक के ऊपर काफी रहेगा, महंगाई की वृद्धि के ऊपर रहेगा, आपकी टोटल कमाई के ऊपर असर आएगा। किसी और वीडियो में इसको समझेंगे कि ये इसका जो डॉलर के रेट बढ़ जाते हैं उसका आपकी जिंदगी के ऊपर कितना बड़ा असर आता है, क्योंकि जनरली हमें लगता है कि यार हमें क्या फर्क पड़ रहा है, लेकिन बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। उसको जरूर किसी दिन चर्चा करूंगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इस टाइप के कंटेंट रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें। उम्मीद कर रहा हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, और जो भी आपके कमेंट हों वो जरूर आप लिखें। उसके आधार पे फिर मैं आपको अगले वीडियोस में आपके क्वेश्चंस के आंसर भी दूंगा और उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो भी आपके सामने लेके आऊंगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।